Good morning, students of Level 7 of Falcon House Grammar School, Campus 9. This is Marshall here. Okay, and today, students, we're going to continue from where we left in the last session. We are currently doing chapter 05 of Geography of Land Supply. Now, we're going to start from the page number 48. Okay, and today we're basically going to be talking about the reasons for rising demand of land. Now, we did study in the last class that land is becoming a scarce resource because only a limited amount of land is livable. Only 10% of the land in the world is livable. Okay, so with increasing population and whatnot, this 10% land is actually slowly becoming a scarce resource. तो हमने आज वजह देखनी है कि कौन कौन सी वजूहत हैं जिनकी बिना पे जो लैंड जो है ना उसकी डिमांड जो है ना इंक्रीज़ करती रह रही है. ठीक है ना. नाउ व्हेन यू लुक एट पेज नंबर 48, द फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी हियर इज़ दैट रीजंस फॉर राइजिंग डिमांड फॉर लैंड. सबसे पहला आता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन. नाउ वी आर टोल्ड 1916 में जो है 3 बिलियन आबादी थी दुनिया की और 2008 में 6.6 बिलियन हो गई. राइट नाउ इन 2021 वी नो दैट्स मोर देन 7 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड. अब क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी आबादी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये होता है कि इनकी ज़रूरियात भी बढ़ रही होती है. बिलफर्ज अगर ज़्यादा लोग दुनिया में हैं तो इनके लिए खाना आपको ज़्यादा चाहिए होगा. अगर खाना आपको ज़्यादा चाहिए होगा तो आपको खेती बाड़ी ज़्यादा करनी होगी. आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करने पड़ेंगे. इसके लिए फिर ये होता है कि आपको बाकी जो जहाँ बाकी ज़मीन जो होती है जिसके ऊपर फॉरेस्ट होते हैं या फिर कुछ और चीज़ होती है उसको आप क्लियर करते हो ताकि उसको जो है ना आप खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल कर सकें. ना अमेज़ॉन फॉरेस्ट और अमेज़ॉन बेसिन इज़ अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस, जहाँ बताया जाता है कि फॉरेस्ट को क्लियर किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जो है वो आप खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल कर सकें. और ना सिर्फ खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल कर सकें, आपको जानवर भी चाहिए कि लोग जानवर भी खाते हैं, गाय भैंसे वगैरह ही खाते हैं, तो उनके लिए आपको रेयरिंग के लिए भी जो है ना आपको उनको ज़मीन चाहिए होगी ताकि उधर उनको जो है ना घास फूस वो खिला सके उनको. ठीक है ना. इसके अलावा द मोर पीपल यू हैव, इसका मतलब ये है कि उनके लिए हाउसिंग स्कीम्स आपको चाहिए होंगी, हॉस्पिटल्स चाहिए होंगे, स्कूल्स चाहिए होंगे, रोड्स चाहिए होंगे, रेलवेज चाहिए होंगे, इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको चाहिए होंगी. तो जैसे जैसे आबादी बढ़ती है उस तरीके से एक शहर भी आबाद होता है. आपको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लैंड ऑक्यूपाई करते हैं लोग. कराची की एग्ज़ाम्पल आप देख लें. ठीक है ना. जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है ये स्ट्रेच हो रहा है बाहर की तरफ. इनफैक्ट ये बताया जाता है कि कुछ शहर इतने क्राउड हो जाते हैं तो गवर्नमेंट फोर्स हो जाती है कि लोगों को जो है ना शहर से बाहर एक्सपैंड करे. ठीक है ना. और बाहर आबाद होना एक्सटेंड करवाए शहर को. तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि जैसे जैसे एक शहर की पॉपुलेशन बढ़ रही होती है ना तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन चाहिए होती है ताकि उनकी ज़रूरियात पूरी कर सकें. Another point here is loss of arable land. Now, what is arable land? If you remember from the last class, basically the land on which which we use for agriculture. ठीक है ना. तो loss of arable land, loss of land used for agriculture, लॉस कैसे हो रहा है इस चीज़ के लेवल. ये बताया जाता है कि पिछले ज़माने में जो है ना आप खेती बाड़ी के लिए ज़मीन साल में एक दफ़ा इस्तेमाल करते थे. मतलब यू ग्रू क्रॉप्स once per year on any arable land. However, with increasing population, with increasing demand, अब बहुत ज़्यादा फार्मर्स क्या कर रहे हैं कि वो साल में दो मरतबा जो है ना एक ही सॉइल के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें उगाते हैं. मसला इससे ये होता है कि इससे सॉइल जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इनफर्टाइल होने लग जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो ज़मीन के नीचे जो है ना मिनरल्स होते हैं. अगर आप उसको साल में एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो वो मिनरल्स उस क्रॉप्स को देगा और फिर दोबारा से वो रिकवर करेगा. सो बाय द टाइम अगले साल तक दोबारा क्रॉप्स ग्रो करने होंगे तो उसके लिए दोबारा से इतने मिनरल्स ज़मीन के अंदर मौजूद होंगे. बट लेकिन अगर आप साल में दो मरतबा क्रॉप्स ग्रो करें तो वो उसको मिनरल्स दोबारा से गैदर करने का वक्त ही नहीं मिलेगा. उसके बाद जितने मिनरल्स होंगे उसको दोबारा जो है ना क्रॉप वो देने लग जाता है. तो इससे जो है ना अगर मिनरल्स कम होंगे ना ज़मीन के अंदर, इट मीन्स दैट द लैंड विल बिकम इनफर्टाइल. ठीक है. दैट इज़ हैपनिंग जब आप एक लंबे अरसे के लिए मुस्तकिल तौर पे ज़मीन को इस्तेमाल करते रहेंगे, उसको कोई रेस्ट पीरियड नहीं देंगे, तो इससे ओवर कल्टिवेशन हो जाती है. ओवर कल्टिवेशन बेसिकली डिस्ट्रॉयज़ द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड एंड इट बिकम्स नॉट एन एरेबल लैंड एनी मोर. उधर आप जो है ना क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते. इनफैक्ट हमें ये बताया गया है कि पिछले 40 साल में 30% ऑफ द वर्ल्ड्स क्रॉप लैंड हैज़ बिकम अनप्रोडक्टिव. वो अब ज़रूरत नहीं है उसकी. ऐसा क्यों है?
इसका बताया जाता है 3 वजूहात। सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट ड्यू टू इरिगेशन। सॉइल इरोजन क्या होती है बच्चों? सॉइल इरोजन तब होती है जब आप सारी खेती बाड़ी क्लियर कर देते हो, ठीक है ना, और उसको जो है ना फिर पानी के थ्रू या फिर विंड के थ्रू जो है ना, जो सॉइल का अपर लेयर होता है वो इरोड हो जाता है। अच्छा, ये क्यों होता है? इसकी ये भी वजूहत, इसकी ग्रेजिंग बहुत बड़ी वजूहत होती है, या फिर आप जो है ना प्लांटेशंस क्लियर करते हो तो उसकी बहुत बड़ी वजूहत होती है। ग्रेजिंग के ऊपर हम लोग बाद में आते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ फर्टिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर लैंड को आप बार बार यूज़ करते रहेंगे तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि उसके मिनरल सारे ख़त्म हो जाएंगे। इरिगेशन से सॉइल कंटेंट बढ़ जाता है। अब ज़्यादातर जो आप पानी इस्तेमाल करते हो इरिगेशन में, उसके अंदर सॉइल कंटेंट बहुत कम होता है, लेकिन जितना ज़्यादा आप इरिगेट करोगे लैंड, जितना ज़्यादा उसको यूज़ करते रहोगे, उसके अंदर पानी की सॉल्ट की मिकदार बढ़ती रहेगी ज़मीन के अंदर इवेंचुअली वो उस सतह पे पहुंच जाएगी जब उसके ऊपर मज़ीद कोई चीज़ उगा नहीं सकते। इन तीनों चीज़ों की वजह से अगर मुस्तकिल तौर पे ये चीज़ें होती रहें तो आपकी लैंड जो है ना वो इनफर्टाइल हो जाती है, और फिर इंसानों का तरीका ये होता है कि वो लैंड को जो है फिर वंस इट बिकम्स अनप्रोडक्टिव तो वो उसको अबैंडन कर देते हैं और फिर कहीं और चले जाते हैं और फिर उधर जो है ना प्रोडक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। एंड दे कंटिन्यू टू डू दिस अनलेस वो भी अनप्रोडक्टिव ना हो जाए। तो इस तरीके से जो है ना एक विशियस सर्कल चल रहा है, लैंड को इतना यूज़ करो कि उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाए, फिर दूसरी लैंड की तरफ मूव ऑन कर जाओ। दिस इज़ हाउ वी बेसिकली लूजिंग आवर एरेबल लैंड। वन मोर थिंग, ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्या होती है? जब आप अपने भैंस को, बकरियों वगैरह को, उनको जो ना क्रॉप्स अपना, नॉट क्रॉप्स बट ग्रास वगैरह, प्लांट्स वगैरह खिलवाते हैं ताकि वो जो है ना वो खाना खा सके। अब इनका ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ये चीज़ कराओगे ना, अगर ओवर ग्रेजिंग कराओगे, ओवर ग्रेजिंग क्या होती है कि अब एक ज़मीन के लिए आपको महदूद जानवर छोड़ने चाहिए ताकि वो इतना खाएं ताकि थोड़े बहुत प्लांट्स रह सकें। अगर थोड़े प्लांट्स रहेंगे तो उधर मॉइस्चर रहेगा और फिर दोबारा से वो प्लांट्स रीग्रो कर सकते हैं। लेकिन मसला ये आता है बहुत मरतबा ओवर ग्रेजिंग कराते तो मतलब बहुत सारे जानवर ज़मीन पे छोड़ देते तो वो सारे के सारे प्लांट्स जो है ना, सारी की सारी ग्रीनरी खा जाते हैं, फिर मतलब कोई प्लांट ही नहीं रहता। इससे क्या होता है कि इससे जो है ना सारी क्लियर वेजिटेशन हो जाती है, फिर सॉइल इरोजन हो जाता है। अगर उधर कुछ भी वेजिटेशन नहीं बचेगी तो सिर्फ सॉइल ही सॉइल बचेगा, वो फिर रीग्रो नहीं कर सकते उधर प्लांट्स, क्योंकि जो अपर फर्टाइल लेयर होती है वो हवा के तेज़ बहाव से, अब अगर पानी उधर से गुजर रहा है उसके साथ वो बह जाती है, ठीक है, और उधर फिर मॉइस्चर कम हो जाता है तो उधर फिर मज़ीद कुछ प्लांट्स वगैरह ग्रो खुद से नहीं कर पाते। तो ओवर ग्रेजिंग भी एक बहुत बड़ी वजह है जिससे हम जो है ना अपना एरेबल लैंड अपनी लूज़ कर रहे हैं। ना फाइनली द पॉइंट हेयर इज़, एक और कॉम्पिटिशन जो लैंड को मिल रहा है वो है फ्रॉम बायोफ्यूल। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है, हमारी ग्लोबल हमारा वार्मिंग है वो भी बढ़ रही है, हमारे क्लाइमेट चेंज भी बहुत रैपिडली जो है ना हमारे डेंजरस लेवल्स पे जा रहा है। तो इसके लिए अब ये हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी, जो एनर्जी है, वो ज़्यादातर हुकूमतों की कोशिश होती है कि दे प्रोड्यूस इट फ्राम दोज सोर्सेज विच आर रिन्यूएबल, विच डू नॉट कॉज हार्म टू द एनवायरनमेंट। और बायोफ्यूल एक वो तरीका होता है। बायोफ्यूल बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जिससे आप जो है ना जिससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और जिससे आपकी जो है वो एनवायरनमेंट को ख़तरा नहीं पहुंचता। तो इसके लिए बहुत सारे बायोफ्यूल प्लांट्स लगाए जाते हैं और बाकी सारी चीज़ों को जो है ना ज़मीन क्लियर की जाती है ताकि बायोफ्यूल प्लांट्स लगा सकें। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉम्पिटिशन्स दैट लैंड इज़ फेसिंग. Okay, so this is it. I hope you've understood it. We're going to continue this from the next session. Again, if you have any questions, any concerns, do come back to me. I'll be more than happy to assist you. All right, everyone, take care. Allah Hafiz.